हाय दोस्तों, मैं हूं सुनीलाल सर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करेंगे बातचीत पाठ का व्याख्या, जो क्लास 12 के हिंदी के होने वाले हैं। इस पाठ में हम आज इस पाठ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12 के हिंदी की व्याख्या है और इसमें पाठ परिचय और लेखक परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। पाठ के बारे में व्याख्या करने के बाद और लेखक परिचय की व्याख्या करने के बाद उसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद एक प्रश्न आप लोगों के लिए लास्ट में हम छोड़ के जाएंगे, जिसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, ठीक है। और उसकी विश्लेषण जो है अगले क्लास में हम देंगे, ठीक है। तो आइए आपकी समय करते हुए आगे बढ़ा जाए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ये पीडीएफ खास करके आप लोगों को चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजिए और तब हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि इस वीडियो पे आप नए हैं, इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले जो है बातचीत पाठ का लेखक। इस पाठ के लेखक जो है, लेखक परिचय में लेखक का नाम जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। उसके बाद इनका निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका निधन हुआ था, यानी कि डेथ कर गए थे। उसके बाद इनका निवास स्थान जो था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था, यानी कि वहाँ के रहने वाले थे। ये जो था इनके पाठ लेखक के परिचय। अब लेखक के परिचय में और आते हैं, जैसे इनका रचना में क्या क्या इन्होंने योगदान दिए थे उसके बारे में जान लेते हैं। अब रचना में क्या क्या दिए थे? रचना में बहुत सारी रचनाएं आती हैं, जैसे उपन्यास हो गया, कहानीकार हो गए, निबंधकार हो गए, ये सब के बारे में जानकारी लेना है। सबसे पहले उपन्यास में इन्होंने रहस्य कथा लिखे थे। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएंगे, इसलिए अभी इसको देखते जाइए बढ़िया से। लास्ट में 25 क्वेश्चन जब आपसे पूछेंगे तो उसके जवाब वहां पर दीजिएगा। 100 अजान एक सुजान, ये जो है इनका उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। गुप्त बैरी रसताल यात्रा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उचित दक्षिणा, ये भी इनका लिखा हुआ क्या है? ये भी इनका लिखा हुआ उपन्यास है। हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया रचना है, उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि नाटक में क्या लिखे थे? नाटक में पद्मावती आएगा कि पद्मावती नाटक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। किरातार्जुनी है। उसके बाद बेनी सनहार, उसके बाद जो है शिशुपाल वध, उसके बाद नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता बनवास, पतित पंचम, ये सब इनका लिखा हुआ नाटक है। मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एकल नकल, ये भी इनका लिखा हुआ उपन्यास है। बहनला, इंग्लैंड वसरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कल्ली, दो दूरदेशी, एक रोगी, एक और बाद, ये रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह, ये सब लिखा हुआ इनका क्या है? कविता है, नाटक है, ठीक है। तो ये नाटक आप लोग याद रखिएगा। इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर और ज्यादा इम्पोर्टेंट बन रहे हैं उसके बाद भारतवर्ष और कल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। उसके बाद इनका प्रहसन जो है, प्रहसन भी क्या था इनके रचना में आता, जैसा काम वैसा परिणाम।
जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन को किसने लिखा था? तो बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद नए रोशनी का 20, आचार विडम्बन इत्यादि इनका लिखा हुआ क्या है? इत्यादि इनका लिखा हुआ प्रहसन है। उसके बाद बोला गया निबंध। तो निबंध इन्होंने क्या क्या निबंध लिखे? लगभग 1000 निबंध जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। ठीक है, निबंध इन्होंने लगभग 1000 निबंध जिनमें से 200 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बताया गया है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, चूंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकार है। तो इसको याद रखिएगा, भारतेंदु युग के में से एक है। यह तेजस्वी लेखक के द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद भी फिर बताया गया, अब ये जो था पाठ के लेखक के परिचय के बारे में। अब लेखक परिचय पढ़ लेने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि बातचीत निबंध का जो सारांश है, यानी कि सारांश तो हम लोग को पढ़ना है लगभग 10 से 12 पेज में, लेकिन 10 से 12 पेज को हम लोग शॉर्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट हो सके वही चीज बताया जाएगा यहाँ पर, समझे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में जितने प्रश्न आते हैं एग्जाम में वही प्रश्न को आप लोग के सामने दिया जाएगा। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है और जिसमें वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। ईश्वर ने क्या बताया है? ईश्वर का वरदान किसे बताया? वाक शक्ति को। अगर बोला जाए कि बातचीत पाठ में लेखक किसको ईश्वर का वरदान बताया है, तो वाक शक्ति को, ये भी याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती, वाक शक्ति यानी कि बोलने की क्षमता मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता मतलब बोलने वाले को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिल पाता है, दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह मतलब भाषण देने की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दी जाती है। उसके बाद फिर बताया गया है स्पीच में वक्तृता मतलब भाषण और बातचीत दोनों है। स्पीच में क्या क्या होते हैं? वक्तृता यानी कि भाषण और बातचीत यानी कि 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, वो सब दोनों है। उसके बाद फिर बताया गया है कि भाषण में मानव पहले संभल कर बोलता है। भाषण में क्या करते हैं? मानव पहले मनुष्य संभल कर बोलते हैं। भाषण में मनुष्य यानी कि मानव संभल कर बोलते हैं और कोई चुटीली बात करता है ताकि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठे। इसमें अपने भाषण में एक ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे। मतलब हम जो कुछ बोले उस पे लोग उसमें हाँ में हाँ भरे और उसमें ताली बजाए और उसको अधिक से अधिक उसकी पढ़ाई करें। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा बात बोला गया है कि बातचीत में ताली बजाने का शौक का कोई मौका नहीं होता है। मतलब बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है और न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। बातचीत में कोई
आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है। मतलब कोई चुटकुली बात यानी कि चुटकुले वाले बात जिसमें हंसी आ जाए, वैसी बातचीत करते करते आ जाती है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट होठों का फड़क उठना, मुस्कुराहट होठों का फड़क उठना इसी हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश का उत्साह और पैदा करना होता है। मतलब स्पीच का उद्देश्य क्या होता है कि जब भी हम कोई अपने मन से बात बोले, हम जब भी स्पीच दे बोले तो सुनने वाले में उत्साह, जोश और उत्साह पैदा कर देना। उसके बाद फिर बताए हैं लेखक कि बातचीत मन बहलाने का एक तरीका है। बातचीत मन बहलाने का क्या है? एक तरीका है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, लेखक कहते हैं कि लेखक क्या कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। बातचीत भी क्या है? अति आवश्यक है। जैसे आदमी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आदमी को क्या होती है? बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से मन हल्का और क्या होती है? स्वच्छ हो जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाते हैं। ठीक है। तथा अति आनंद प्राप्त होता है, मतलब अपने आप को खुशी हम जाहिर करते हैं। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब बात करने से जो हमारे मन में जो भी गंदगी और धुआं की रहता है, वो जो दिल में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना छोड़ देते हैं। सही बात है कि आप लोग जानते भी हैं कि जिनको बातचीत करने का आदत पकड़ लेगा वो क्या होता है? खाना पीना सब भूल जाते हैं। लेकिन बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। मतलब बातचीत का मजा कोई खोना नहीं चाहते हैं। फिर आगे बताते हैं कि लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 साल तक आदमी का प्रमुख नहीं देखा था। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में लेखक बताते हैं कि वह 16 वर्षों तक आदमी का मुंह नहीं देखा था। 16 वर्षों तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के मुख से क्या सुनी? एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला यानी कि कपड़ा पाया। ठीक है। वे कहते हैं कि मनुष्य वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। ठीक है। मतलब बोलने की जो शक्ति है उसमें लुभा लेते हैं सब कोई। बेन जॉनसन ये भी बात कहते हैं कि मनुष्य बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है। उसके बाद लेखक और कहते हैं, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। मतलब बातचीत करने का प्रकार भी कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में भी लेखक बताए हैं। बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक होती है इसके बाद लेखक कहना चाहते हैं कि जहां तक उसकी जमात या मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए, एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। मतलब आएगा एग्जाम में कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? इसका 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। उसका अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी दोनों व्यक्ति अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। 3 लोगों के बीच 2 की बात कोसों दूर हो जाती है। मतलब जैसे ही 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति कोई है तो तीसरी की बातें बंद हो जाती है।
ठीक है। 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर कोई बात जान जाए तो वो बात खुल जाती है, वो अधिक से अधिक लोगों के बीच आ जाती है। 2 व्यक्ति के बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाए तो वे बात अपने आप बंद हो जाती है। मतलब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी का और तीसरा व्यक्ति आ गया तो बात अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसे होती है। तीनों लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाता है। 3 लोगों की बातचीत को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोण। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। अगला आगे बताते हैं, 4 लोगों की बातचीत की केवल फॉर्मेलिटी होती है। 4 लोगों के बीच की बातचीत क्या होती है, फॉर्मेलिटीज होती है। उसके बाद इसमें खुलकर बातें नहीं होती है। 4 लोग जब आप आपस में बात करते हैं तो वहां पर खुलकर बातें नहीं करेंगे। फिर बोला गया है कि वह फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी वाली बात होती है। 4 से अधिक की बातचीत में रमौल जैसी होती है। इसको विशेष मैंने ऑफलाइन क्लास में समझाया था। अर्थात हंसी मजाक होता है। जब 4 से अधिक व्यक्ति आपस में रहते हैं, बातचीत करते हैं तो वहां पर हंसी मजाक होती है। ठीक है। तो उसके बाद फिर लेखक कहना चाहते हैं कि 2 बूढ़े की बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है। जब 2 बूढ़े आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें अक्सर जमाने की शिकायत होती है। वे बाबा आदम के समय के दस्तान शुरू करते हैं। मतलब वो अपने जमाने की दस्तान शुरू करते हैं, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है। जिसमें 4 को 10 होगा सच होगा तो 10 को झूठ भी होगा। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर बात बीत जाते हैं पर भी अंत नहीं होता है। ठीक है। लेखक और भी कहना चाहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच की बातचीत जायका निराला होता है। 2 सहेलियों के बीच की बातचीत जायका निराला होता है। भाग्य से ही 2 सहेलियों के बीच की बातचीत सुनने को मिलता है। भाग से ही 2 सहेलियों के बीच की वार्तालाप सुनने को मिलता है। उसके बाद फिर लेखक ये भी कहना चाहते हैं, इनकी बातचीत रस भरा होता है। इनकी बातचीत जो होता है 2 सहेलियों की बातचीत जो होता है रस भरा होता है। ठीक है। उसके बाद फिर लेखक कहना चाहते हैं 2 बूढ़ियों की बातचीत बहू बेटी वाली होती है। 2 बूढ़ियों की बातचीत बहू बेटी वाली होती है। वह अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा करती है। जो बूढ़ी जब औरतें बात करती है तो किसकी बात करती है, अपनी बहू बेटों की गीला शिकवा की बात करती है। या बिरादरी की ऐसी बात छेड़ देती है जिसमें अंत में झगड़ा होने लगता है। या बिरादरी की ऐसी बात को छेड़ देती है जिसमें अंत में झगड़ा होने लगता है। स्कूल के लड़कों की बातचीत में अपने उस्ताद के शिकायत या तारीफ या सहपाठियों में किसी भी अवगुण के अलावा शिक्षक की बातचीत के अनेकों प्रकार बताया गया है, जिसमें राजकाज के बाद व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेमालाप आदि इत्यादि है। तो ये सब के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद फिर लेखक कहना चाहते हैं जिसमें राजकाज की बात ये सब बता दिए, याद रखिएगा। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहे। ठीक है। और इसमें और ये 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव होगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर लेखक कहना चाहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बदकही होती है। मतलब हमारे देश में अशिक्षित लोगों की क्या होती है, बदकही होती है। लड़के वालों की ओर से और एक एक आदमी क्या करते हैं, बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंधी की बातचीत करते हैं। सही बात है। तो हमारे यहाँ देखने को मिलता ही है। जब कोई अगर बबुआ की तरफ बात करते हैं तब जाकर शादी ब्याह होती है, उसमें बिचवाई उसको बोला गया। उसके बाद दिन से बिरादरी वाले जाहिर दिया जाता है कि
विवाह पक्का हो गया, मतलब वहाँ से विवाह पक्का करने का तकनीक दिया जाता है। और यह रस्म बड़े उत्सव से मनाया जाता है। यह रस्म जो है शादी का जो बड़े रस्म के साथ मनाया जाता है। चंडू खाने किसको बोला है? गांजे और शराब के अड्डे। चंडू खाने किसको बोला गया है? आज सकता है एग्जाम में कि चंडू खाने का अर्थ क्या होता है, या गांजे और शराब के लिए एक अर्थ बताइए, एक शब्द बताइए। तो चंडू खाने और शराब के अड्डे की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाने यानी कि शराब की अड्डे की बातें जो होती है वो भी निराली होती है। उसके बाद लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, और जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। मतलब लेखक क्या कहते हैं? यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, और इनके सब प्रसंग सुन के कान में अत्यंत सुख मिलता है। उनके मतलब बातों को सुनकर कानों में अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। जिसे कानों को सुनकर अगर सुख मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे? सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। 25 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है, लेकिन इससे कम उम्र के लोगों में बातचीत में गौरव नहीं पाया जाता है। मतलब 25 वर्ष से उम्र अधिक होगा जिनको, उनकी बातों में मिठास अनुभव पाया जाता है, पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो था पाठ परिचय और लेखक परिचय के बारे में। लेकिन अभी हम लोगों को लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करनी है। 25 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, उसको सही आंसर कर पाइएगा। ऐसे ही 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो पाठ पढ़ाए हैं उसी के आधार पर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। और इसके बाद आप लोग को एक प्रश्न हम लास्ट में छोड़ के जाएंगे, जिस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आइए आपकी समय व्यर्थ न करते हुए, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पर डे वीडियो अपलोड करते जाइए। ठीक है, और सीखते जाइए। तो पहला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट। पहला प्रश्न जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो इसको आप लोगों को मैंने बताया था कि कब हुआ था। तो इसका सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने, इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोग चाहे तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। जवाब कैसे? 25 प्रश्नों का जवाब आप लोग दे सकते हैं। देने का तरीका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में 1 लिख दीजिए, और 1 लिखने के बाद 1 का जैसे मान लेते हैं ये सही है तो ए लिख दीजिए, और उसके बाद 2 लिखिए, और 2 लिखने के बाद 2 का भी प्रश्न के जवाब जो है ABC करके आप लोग दे सकते हैं। लास्ट में आप लोग को मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने 25 प्रश्नों में से कितने जवाब सही दिए थे। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का जवाब दीजिए, 4 नंबर का दीजिए, उसके बाद 5 नंबर का भी जवाब दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप जवाब दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न का जवाब क्या होगा? पहला प्रश्न का जवाब क्या होगा आप लोगों को मैंने बताया। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर प्रश्न जो है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? मैंने इसको बताया था, उस समय भी बताया, अभी आज की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन लिख करके 2 नंबर क्वेश्चन लिख करके उसका ऑप्शन दे दीजिए। ABCD में से क्या आंसर होगा? लास्ट में आइएगा कि आपका कितना आंसर सही हो पा रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतेंदु युग। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है
मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होगा? डी नंबर इज करेक्ट आंसर, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न जो है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद मतलब बातचीत करने में सबसे उत्तम क्या होता है? बातचीत करने में सबसे उत्तम क्या होता है? चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। सही, इसका सही से सबसे उत्तम आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आत्मीयता होता है। 5 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? चलिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। 5 नंबर। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रतीक नामक, जो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? इसको भी मैंने बताया था कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। रचना में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे। बताइए किसकी रचना है? चलिए तो इसका सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि श्रीनिवास दास की 7 नंबर प्रश्न में बोला गया है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी हुई नहीं है? बताइए। उनके द्वारा लिखी हुई तो मैंने बता दिया था, उसको यदि आप लोग याद किए होंगे तो इसका जवाब आप लोग बढ़िया से दे पाएंगे। चलिए जवाब दीजिए। चलिए तो इसका विश्लेषण किया जाए। 1 नंबर ऑप्शन मैंने बताया था कि 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। नूतन ब्रह्मचारी ये भी बालकृष्ण भट्ट की है। शिशुपाल वध ये भी क्या किनका लिखा हुआ है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक प्रभावती जो है ये उनका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रभावती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। 8 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई है? उस समय नहीं है, इस समय है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। चलिए देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। 8 नंबर प्रश्न जो है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी हुई नहीं है? चलिए इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रेल विकट का खेल। रेल टिकट का खेल होता है, रेल विकट का खेल लिखा गया है। ठीक है, रेल विकट का खेल इनका लिखा हुआ क्या है? कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? तो अभी आप लोगों को मैंने इसी प्रश्न में डबल क्वेश्चन हो गया। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था। ठीक है, सही जवाब दीजिए। भारतेंद्र युग। इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंद्र युग। अगला क्वेश्चन जो है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत किस विद्या की रचना है, इसका जवाब दीजिए। अभी इसको भी मैंने बताया था कि बातचीत जो है निबंध है। क्या है? निबंध है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर प्रश्न जो है, इसका जवाब भी दीजिए। इस प्रश्न का जवाब भी दीजिए कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? इसका जवाब दीजिए। फ्राइडे, संडे, एडिसन, स्टील के इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा इसका आंसर? सही जवाब दीजिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्राइडे। अगला क्वेश्चन,
बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इसका आप लोग आंसर जानते भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? चलिए इसका आंसर देखिए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बातचीत की शैली, बातचीत करने की शैली बताना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयोगिता। संयोगिता स्वयं और किसकी रचना है? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसका जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसका सही जवाब दीजिए। इसके यदि डबल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा? रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी को में रखा है? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बालकृष्ण भट्ट के रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मैंने भी बता दिया था उस समय, खाली निबंध था, अभी ललित निबंध दे दिया है, तो ललित निबंध ही इसका क्या होगा? आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, बालकृष्ण भट्ट की किस युग के निबंधकार थे? इसका सही जवाब दीजिए। ये भी रिपीट हो गया 2 बार। इसका सही जवाब होगा भारतेंद्र युग के। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका सही जवाब दीजिए। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसकी मत है? मतलब ये प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI कर दीजिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एडिशन। इसका सही आंसर क्या होगा? एडिशन। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका प्रश्न सही देखना, वही प्रश्न मैंने बता दिया था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 23 जून 1844। दी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका आंसर भी मैंने बता दिया था, श्रीनिवास दास की। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? इसका जवाब में मैंने बताया था, चैप्टर को पढ़ा देता हूँ। बताइए इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? इसका आंसर दीजिए। तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? इसका आंसर भी मैंने बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 व्यक्तियों के बीच ही असल
बातचीत होती है एडिशन के अनुसार। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब मैं एक दिन बाद दूंगा, ठीक है। इसी प्रश्न क्या है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? इस प्रश्न का जवाब जो है अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। कुछ प्रश्न जो था इसमें रिपीट हो गया था, लेकिन अगले वीडियो में रिपीट नहीं हो पाएगा, इसकी मैं आप लोग को आश्वासन देता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग अगर ये PDF आप लोग को पढ़ने के लिए चाहिए तो हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है 9708649445, उस पर व्हाट्सएप सेव करके हाई ले करके भेजिए और बोले कि हमको बातचीत पाठ का PDF चाहिए, हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।